हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग फंक्शन कर रहे थे। फंक्शन का ये हम लोग का लेक्चर 7 होगा। इसके पहले के 6 लेक्चर में हम लोग डोमेन निकालना स्टार्ट किए थे। डोमेन के लिए हम लोग कुछ रूल सीखे थे। टाइप 1 स्टार्ट किए थे। टाइप 1 में हम लोग रूल नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखे थे। नोट पॉइंट में 1-2 नोट पॉइंट हम लोग का हो गया था। उसमें क्या सीखे थे हम लोग कि डोमेन अगर किसी दो फंक्शन का निकालना हो और दोनों फंक्शन पॉजिटिव में प्लस में हो या माइनस में हो, मतलब डी ऑफ एफ और मतलब एफ एक्स और डी एक्स जी एक्स, दो फंक्शन है दोनों प्लस में है, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो उसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो करना क्या था, एफ एक्स का निकाल लेना था अलग से और जी एक्स का निकाल लेना था और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना था, वही हम लोग का आंसर हो जाना था। सेम इसी तरह अगर माइनस रहेगा बीच में तो भी इंटरसेक्शन निकालना था, अगर इनटू रहे तब भी इंटरसेक्शन निकालना था, ठीक है, और डिवाइड में रहे तब भी इंटरसेक्शन निकाल लेना था दोनों का। क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन भी किए थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था कॉस रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, ठीक है ना। उसका आंसर आई थिंक एक्स बिलोंग्स टू 1 टू पाई बाई 2 आया था और आई थिंक सबको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और इसका डोमेन का और भी बहुत सारा रूल होता है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि इसका नोट पॉइंट का सेकंड नंबर तक हो गया था, तो अभी थर्ड नंबर हम लोग अभी करेंगे। उसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि होमवर्क एक दिया गया था। होमवर्क का आंसर, जिस ये क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, ठीक है ना, मैं बताया भी था कि ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 2 to 3 और ये क्लोज ब्रैकेट में मतलब कि 2 भी इंक्लूडेड रहेगा और 3 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो ये केवल और केवल स्वप्निल का सही है, बाकी किसी ने बनाया नहीं, आई थिंक टाइम नहीं मिला या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो स्वप्निल आपका एकदम सही है, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी आज के भी लेक्चर में जो भी होमवर्क दिया जाएगा आई होप आप लोग सबको ही उसको अच्छी तरह से बनाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नोट इसमें हम लोग का था क्या, थर्ड नोट। सेकंड नोट तक हम लोग कर चुके थे। थर्ड नोट में देखो क्या बोल रहा है, एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड, मतलब किसी ऑपरेशन में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसका एक पार्ट अगर अनडिफाइन हो जा रहा है, मतलब कि एक एफ एक्स या जी एक्स या कोई सा भी उधर कहीं भी एक अनडिफाइंड वाला टर्म मिल जा रहा है, तो हम लोग का पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। जैसे कि यहाँ पर है x माइनस फोर इंटू साइन एक्स माइनस टू, फाइंड डोमेन, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो इस चीज का ये एफ एक्स मान लो हो गया, तो x माइनस फोर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इतना तो हम लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर बात करें तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ कि ये साइन एक्स कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन का ग्राफ से ही पता चलता है हम लोग को, और इसका ऐसे भी पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो ये 2 कहाँ से आ जाएगा, 2 से तो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। यानी कि ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉट पॉसिबल। ये तो कभी पॉसिबल ही होगा नहीं होगा। तो नॉट पॉसिबल का मतलब कि अनडिफाइंड, या अनडिफाइंड बोलो या यहाँ से ये बोल सकते हो कि x इक्वल टू 5, कुछ आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 5 आएगा और यहाँ से क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इन दोनों का x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू 5, इसका अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या आएगा, हम लोग का आंसर x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ऐसे भी जो कुछ नहीं है वही ना आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू 5 हम लोग का हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर कुछ नहीं, आंसर कुछ नहीं या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। एक चीज और यहाँ पर मैं नोट पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, जीरो इंटू, अगर कोई पूछे जीरो इंटू एनीथिंग क्या होगा, और कोई बोले जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइन, ठीक है ना, बात समझना। यहाँ पर कोई पूछे जीरो इंटू एनीथिंग क्या होगा, तो फटाक से जीरो नहीं बोल देना है, चुप रहना है। ठीक है ना, क्या, जीरो इंटू एनीथिंग कोई पूछे तो चुप रहना है, जीरो नहीं होगा ये कभी भी। क्यों, क्योंकि पहले ये एनीथिंग क्या है ये तो जान लो। ठीक है ना, हम लोग बात बात में बोल देते हैं जीरो इंटू समथिंग, जीरो जीरो नहीं, वो समथिंग है क्या।
अगर समथिंग वो अनडिफाइन हो गया तो आंसर जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है, जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइन इक्वल टू जीरो होगा। ये बात समझ में आया क्या? जीरो इंटू एनीथिंग कभी भी जीरो नहीं होता है, जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइन जीरो होगा। बात समझ में आया? तो कोई भी अगर पूछे जीरो इंटू एनीथिंग तो पहले चुप रहो, उससे ये पूछो कि एनीथिंग है क्या, वो डिफाइन है या नहीं। या तो वैल्यू बताओ, अगर वैल्यू नहीं बता पा रहे हो आप तो ये तो कम से कम बताओ कि वो एनीथिंग डिफाइन है या नहीं। अगर डिफाइन है तो आंसर हम लोग का जीरो होगा, लेकिन अगर वो चीज़ डिफाइन ही नहीं है तो आंसर हम लोग जीरो नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकालना है, फाइंड डोमेन ऑफ दिस वन। ठीक है, तो डोमेन निकालते हैं इसका, यानी कि ये अंदर वाला पार्ट रूट के अंदर है तो रूट का पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि x माइनस फोर इंटू क्या बोलेंगे साइन x माइनस टू, ये क्या बोलेंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? अच्छा, तो इसको अगर इस चीज को मैं उल्टा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, मान लो x माइनस फोर और यहाँ टू माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये दो फैक्टर, एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये निगेटिव आया है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तभी ना जाकर ये निगेटिव आएगा फाइनल आंसर। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्या? एकदम होगा, क्योंकि टू माइनस साइन एक्स, अब एक्स का यहाँ पर कोई सा वैल्यू पुट करें हम लोग, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस वन से वन के बीच में, और माइनस वन से लेकर वन के बीच का कोई सा वैल्यू को अगर टू से माइनस करे तो वो तो पॉजिटिव ही होना है उसको। ठीक है, ये तो लड़का पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसको हर हाल में क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर x माइनस फोर क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है तो जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो x माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर। क्लियर है? तो इसको आंसर के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा और अच्छा से लिखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू फोर। क्लियर है ना? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, डोमेन ऑफ दिस वन। अब ये क्वेश्चन दिया है, फिर सेम लगभग सेम क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? अच्छा, तो फिर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही मान लो इसको मैं करना चाह रहा हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो ये क्या हो जाएगा? थ्री माइनस साइन एक्स, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखो, अब ये लड़का तो पॉजिटिव हो गया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि थ्री माइनस समथिंग मतलब कि माइनस वन टू वन, साइन एक्स का वैल्यू एक्स का कोई सा वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस वन से वन के बीच में आएगा, माइनस वन और वन के बीच में आएगा, तो वो चीज अगर थ्री से माइनस होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि इस चीज को निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स को लेस देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? तो अब देखो, अब यहाँ से एक चीज और हम लोग को मिल जा रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोई सा वैल्यू का स्क्वायर ये कभी लेस देन जीरो होगा क्या? कभी भी लेस देन साइन स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो कभी होगा क्या? ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? ये नॉट पॉसिबल होगा। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर देखो इक्वल टू साइन था ना शुरू से ही, तो यहाँ भी इक्वल टू साइन है, यानी कि एक चीज तो जरूर हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो तो जरूर हो सकता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो यानी कि इसका मतलब क्या है? साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? एन पाई, ये तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सोल्यूशन। ठीक है ना? तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है ना? तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, ये अंदर वाले चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल देना है। जैसे ही जीरो बोलेंगे तो थोड़ा सा इसको अगर ऐसे पलट दिए तो हम लोग को पता चल गया कि ये तो लड़का पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हर हाल में निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ना निगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर निगेटिव होगा। अच्छा, और जीरो भी हो सकता है, ये जीरो तो ये होगा ही नहीं कभी भी, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? ये तो जीरो भी नहीं हो सकता है ना, ये जीरो भी नहीं होगा, तो ये चीज या तो जीरो होगा या तो निगेटिव होगा, या तो जीरो या तो निगेटिव करते हैं यहाँ से। अब देखो, अब ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायरिंग में है, साइन स्क्वायर है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन इसमें साइन स्क्वायर है तो ये तो 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी कि 0 हो सकता है, तो 0 होगा तो यहाँ आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टाइप सेकंड में हम लोग बात करते हैं। अब टाइप सेकंड में हम लोग फाइंड करने हैं डोमेन किसका, कंपोजिट फंक्शन का। ये कंपोजिट फंक्शन बड़े ही काम का चीज है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। कंपोजिट फंक्शन, अभी तक हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसका भी डोमेन निकाल रहे थे, वो सिंपल फंक्शन हो रहा था, मतलब ऐसे e⁻x fx टाइप का, ठीक है ना। तो ये सब सिंपल फंक्शन था जिसका हम लोग डोमेन निकाले अभी। क्लियर है? अभी देखो, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो कंपोजिट फंक्शन का करने जा रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन। ये बात समझ में आए ना, फंक्शन के अंदर कैसे, e⁻x अगर होता तो सिंपल फंक्शन होता, e⁻sin x हो गया, देखो ना, e⁻x के लिए एक फंक्शन और sin x एक अलग फंक्शन, दो फंक्शन हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। मतलब f इंटू जी एक्स, एफ एक्स नहीं, f इंटू जी एक्स, तो जी एक्स एक फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है? या फिर एफ जी एच एक्स, इसको बोलेंगे क्या, कंपोजिट फंक्शन। आई बात समझ में? मतलब इसमें तीन फंक्शन आ गया, तीन कंपोजिट हो गया, तो कंपोजिट में दो तीन कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो इस चीज में, ऐसे फंक्शन में हम लोग जो डोमेन निकालना सीखेंगे तो क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरह जाएंगे। मतलब लिख लेना यहाँ पर आप लोग, आउटसाइड टू इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर e⁻sin x है ना, तो बाहर कौन सा है, e⁻x। तो सबसे पहले हम लोग e⁻x के बारे में सोचेंगे कि उसका डोमेन क्या होता है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। फिर अंदर जाएंगे कि sin x का डोमेन क्या होता है, वो लिख लेंगे। दोनों का फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वही आंसर आएगा हम लोग का। क्लियर है ना? तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, आउटसाइड, बाहर से अंदर की तरह जाना है। ये चीज अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा कि बाहर से अंदर जाने का मतलब क्या है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये तो बात समझ में आ गया ना सब, कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, और बाहर से अंदर की तरह जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻sin x, फाइंड इसका डोमेन निकालना है। तो पहले e⁻x के बारे में सोचे, e⁻x को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। e⁻x क्या बोलता है कि मेरा डोमेन रियल नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर उठाकर रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि e⁻x को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब sin x से पूछते हैं, sin x को कोई दिक्कत है क्या, तो sin x भी बोलेगा क्या कि x के जगह पे कोई सा भी रियल नंबर रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर e⁻sin x का डोमेन अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग, फटाक से बोलेंगे कि इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि रियल हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। रियल मतलब क्या, रियल नंबर, ठीक है ना, कोई सा भी रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं, फ्रैक्शन और सब चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ e⁻sin इनवर्स x। तो सबसे पहले हम लोग बाहर ढूंढे, बाहर क्या दिखा हम लोग को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e दिखा। तो e⁻x को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बाहर से अंदर की तरह जा रहे हैं हम लोग। e⁻x को कोई दिक्कत है क्या, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई साइन इनवर्स x से पूछा जाए, तो साइन इनवर्स x से पूछा गया तो वो बोला कि हाँ हमको दिक्कत है, हमको कहाँ से कहाँ तक मेरा बाउंड्री है, -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक अगर इसका रेंज, इसका डोमेन का रेंज है, मतलब ये बोलता है कि x के जगह पे आप -1 और 1 के बीच का ही वैल्यू कोई सा भी ले सकते हैं, इसके अलावा कोई सा भी लीजिएगा तो मैं अनडिफाइन हो जाऊंगा, तो यानी कि अनडिफाइन नहीं होने देना है। तो देखो इसका हो गया क्या, रियल नंबर, और इसका हो गया क्या, ये वाला, तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, क्योंकि e⁻x का तो रियल रहा और इसका साइन इनवर्स x का ये रहा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही आएगा ना, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो अब, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इंटू e⁻x। क्लियर है? अब देखो इसमें मजा आएगा। सबसे पहले साइन के पास गए, तो साइन एक्स को कोई दिक्कत है क्या, बोला नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स के पास कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत नहीं होने का क्या मतलब है, क्योंकि इसको एज ए साइन एक्स ट्रीट करो ना आप, तो साइन एक्स में डोमेन इसका क्या होता था, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि एक्स के जगह पे कोई सा भी रियल नंबर हम लोग पुट कर देंगे, कोई सा वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और 1 के बीच में, मतलब अनडिफाइंड कहीं नहीं होगा। इसीलिए साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया, रियल। तो चले हम लोग अंदर, अब e⁻x से पूछा गया, तुमको कोई दिक्कत है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है। ये लास्ट लेक्चर में लिखाया गया था, कल के लेक्चर में, मतलब 6th लेक्चर में सब कुछ लिखाया गया था, एक नोट पॉइंट में लिखाकर कि किसका किसका डोमेन रियल नंबर होता है।
तो उसमें लिखाया गया था साइन एक्स, कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स, इस सब का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो ई टू द पावर एक्स का वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसका भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर ही आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब देखो यहाँ पर फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। क्लियर है, तो अब चलते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स से पूछा गया, तुमको कोई दिक्कत है बाहर से, बाहर क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो ये बोला हाँ मेरे को दिक्कत है, क्या है, तो वो बोला क्या -1 से लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होता है एक्स लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है ना, ये होता है किसका, डोमेन साइन इनवर्स एक्स का। अब एक्स की जगह पे क्या है, ई टू द पावर एक्स है, तो -1 लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लेस देन 1। ये तो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स के कारण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है ई टू द पावर एक्स, ये हो गया। अब देखना समझना अच्छा से यहाँ पर। अब इसका मतलब अगर हम लोग इसको एज ए ग्राफ ट्रीट करें तो ये y, यहाँ पे देखो 3 ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू -1 का, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का, और y इक्वल टू 1 का। क्लियर है ना, एक मतलब कि एक बार इसको ट्रीट करना है, एक बार इसको और एक बार इसको, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस सब का ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिना ग्राफ का हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो जैसे यहाँ x है, यहाँ x डैश, y डैश, उतना सारा ग्राफ हम लोग पढ़े थे, तो अब सब काम आने वाला है। तो सबसे पहले y इक्वल टू ई टू द पावर x का, क्या y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 का ग्राफ कुछ ऐसा लीनियर जाएगा -1, ठीक है ना, y इक्वल टू -1 का ग्राफ ये हो गया। फिर y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाएगा, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, y इक्वल टू EX, तो y इक्वल टू EX का ग्राफ हम लोग को पता है कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही जाता है ना, यहाँ पे 0 1 0 1। अब देखो अब इससे मैच कराना है कि ये सबका सब सही, सबका सब इनइक्वलिटी सही हो जाए, ठीक है ना, ये भी, यहाँ पर ये भी और फिर ये भी, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अब हम लोग बात करते हैं कि y का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना, कम होना चाहिए। तो 1 से कम मतलब कि नीचे, ठीक है, 1 से कम नीचे। अच्छा, और y यहाँ से क्या होना चाहिए 1, y इक्वल टू कितना है -1 यहाँ पे होना चाहिए, और y इक्वल टू EX होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर अगर y का वैल्यू EX, ये तो पूरा जा रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ इधर जा रहा है, तो इसका ग्राफ यहाँ से अगर ऊपर गया, थोड़ा भी यहाँ गया, तो 1 से तो ज़्यादा हो जाएगा ना, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 से कम चाहिए, ठीक है ना, 1 से क्या चाहिए, कम चाहिए। तो 1 से कम यानी कि ऊपर गया तो y का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला ग्राफ हम लोग का इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला बचा क्या हम लोग का, ये सब ग्राफ। तो ये ग्राफ नीचे में कहाँ तक जाएगा, तो नीचे में देखो ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि अगर ये नीचे जाता और इधर तक निकल जाता, मतलब बाहर -1 से बाहर निकलता, मतलब कुल मिलाकर मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस ग्राफ का आंसर हम लोग कितना आएगा, y इक्वल टू 1 और -1 के बीच में रहेगा, y इक्वल टू 1 और -1 के, 1 और -1 के बीच में होना है। ग्राफ e टू द पावर x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये 1 और -1 के बीच में कौन सा ग्राफ है, यही वाला तो ग्राफ है, बस यही इतना तो ग्राफ ही है कि जो इन दोनों के बीच में है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन या डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, -इन्फिनिटी टू 0। अच्छा, 0 इंक्लूडेड रहेगा क्या, हाँ, क्योंकि 0 इंक्लूडेड इसलिए रहेगा कि अगर 0 पुट करेंगे x इक्वल टू 0 तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, तो 1 तक तो है ही इंक्लूडेड, 1 तक, y इक्वल टू 1 तक तो इंक्लूडेड है ही, तो 0 भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में, ठीक है, ग्राफ बस इतना ही के बीच का जो ग्राफ होगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। देखो ना, इसके ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आ रहा है कि इधर नीचे कहाँ तक, तो नीचे तो ये जाकर इधर इन्फिनिटी की तरफ, इधर तो पैरेलल हो जा रहा है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -1 से नीचे थोड़ा ना जा रहा है, इसलिए ये सब ग्राफ हो जाएगा। तो -1 से 0, और 0 भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू ई टू द पावर x। क्लियर है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का हम लोग को पता है क्या होता है, -1
से 1 इसका डोमेन, ठीक है। e टू द पावर x का क्या होता है, रियल, ठीक है ना। तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकाल लेना है। इंटरसेक्शन निकलेगा तो क्या आएगा आंसर, -1 से 1, यही आंसर हो जाएगा। कुछ मुश्किल काम नहीं है। अब चलो अब इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन निकालने में सबसे पहले बाहर क्या है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये तो बोलता है कि मेरा रियल नंबर होता है डोमेन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंदर गए e टू द पावर x को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, वो भी बोला कि मेरा तो रियल नंबर होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर cos x के पास गए तो cos x भी बोला है नहीं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी रियल नंबर होता है, इसका भी डोमेन तो रियल होता है ना cos x का। तो फिर इसके इनवर्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास गए, मतलब रूट एक्स के पास। रूट एक्स को कोई दिक्कत है क्या, ये बोला हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ये बोला अंदर के पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही इसका डोमेन हो गया, बस बात खत्म। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर और अच्छा से लिखना है तो एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखो, अब एक चीज नोट पॉइंट में लिखाया गया है कि फॉर एनसीआर जैसे कि फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं इसको, बाइनोमियल थ्योरम में भी और पीएनसी में भी, परमुटेशन कम्बाइनेशन में भी। अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये एनसीआर का, तो फॉर्मूला का यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताया गया था वहां पर भी कि ये कब डिफाइन है, n और r दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज क्या है, n और r इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये NCR, तो n के जगह पे क्या है, n इक्वल टू यहाँ पर है x माइनस 3, ठीक है ना, और r इक्वल टू क्या है 20 माइनस एक्स। तो अब जो हम लोग यहाँ पर समझे थे n r इंटीजर होना चाहिए, चलो बाद में देखेंगे। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो n लिखो यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n के जगह पे क्या है x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, r क्या बोला गया, r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला गया था, देखो यहाँ पर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया गया, मतलब 20 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x लेस देन इक्वल टू कितना 20 आ गया। क्लियर है। अब तीसरा चीज क्या था इसमें, इसको एकदम ध्यान में रखना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है। तो n मतलब कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स। क्लियर है, तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 होकर कितना हो जाएगा 23, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 23/2, 23/2 को हम लोग बोल सकते हैं 11.5, ठीक है ना, लगभग अप्रॉक्स में। अब चलो, अब ये आ गया यहाँ तक, तो अब इसमें हम लोग बैलेंस करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा फाइनली। तो इसको अगर नंबर लाइन पे लिखेंगे अगर हम लोग x का, ठीक है ना, तो x का लिख लेते हैं, x4 मान लो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये 20 थोड़ा और दूर कर देते हैं, 20 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 11.5, तो ये चीज क्या बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब ये इधर जाएगा, ठीक है। ये क्या बोलता है x लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि ये 20 इधर जाएगा लेस देन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 11.5, मतलब कि इससे ज्यादा। तो तीनों में कॉमन क्या आ गया, ठीक है, तीनों में कॉमन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग 11.5 से कहाँ तक 20 तक, ठीक है ना। अच्छा, ये 20 भी इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, 11.5 भी इंक्लूडेड है। तो क्या हम लोग का आंसर यही हो जाएगा क्या, नहीं, बहुतों का अगर जिसका भी जवाब दिया जो भी कि ये हाँ यही आंसर है, तो नहीं, ये गलत है, ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग फुलफिल कराए ही नहीं। इसमें क्या बोल रहा है n और r इंटीजर वैल्यू होगा, तो इंटीजर वैल्यू तो हम लोग लिए ही नहीं, हम लोग तो यहाँ फ्रैक्शन भी ले लिए, ठीक है। तो कोई बोलेगा क्या कि x बिलोंग्स टू, आप लिख दीजिए इससे 11 लिख दीजिए, या 11 से ज़्यादा 12 to 20, ये भी आंसर सही है क्या,
नहीं, अभी ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि 12 से लेकर 20 के बीच में हर एक नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे इंटीजर हो, वो सब आ गया, बताया गया था। तो फिर सर आप ही बता दो आंसर क्या होगा, उसी समय से आप घुमा रहे हो। तो हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 12 तो लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अच्छा ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा, इसके बीच का कोई सा वैल्यू नहीं। जैसे 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, बस ये आंसर होगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में, ना कि ये और ना कि ये, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन से ये अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये सबका कंडीशन फुलफिल करा दिए, क्लियर है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ 1/x² माइनस 9। अब देखो इसका डोमेन अगर निकालना है तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किए थे, ये मुश्किल काम नहीं है। ये कब डिफाइन होगा, जब x² माइनस 9 अपने आप में डिफाइन होगा, जैसे कि 1/a का क्या बोला गया था, ये खुद में डिफाइन हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये तो डिफाइंड है ही, ये नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x² नॉट इक्वल टू 9 यानी कि x नॉट इक्वल टू +-3। तो आंसर क्या हो जाएगा, r -3 और 3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है अच्छा से। फाइंड डोमेन ऑफ दिस वन। अब देखो ये भी ऐसा ही है 1/a टाइप का। तो सबसे पहले a को तो खुद में डिफाइन होना पड़ेगा। इसका पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि ln x-4 शुड बी डिफाइंड, ठीक है ना, पहला चीज कि इसको अपने आप में डिफाइन होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि ln x-4 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में ना, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो अब इसका आंसर अगर लिख रहे हैं हम लोग, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x-4, जैसे कि बताया गया था ln नहीं, लॉग का मैं बात कर दे रहा हूँ, लॉग a b अगर दिया है तो क्या बोला गया था, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1। लास्ट लेक्चर में ये चीज बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ln है तो इसका मतलब कि b क्या है, b तो e है। तो चलो ठीक है, e का लफड़ाई खत्म हो गया कि e क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों तो फुलफिल हो गया पहले ही, बात समझ में आया ना। ln का मतलब बेस क्या हो गया, e, तो e के लिए ये दोनों b का तो कंडीशन ही खत्म हो गया। अब a ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि x-4 पहला चीज, और x-4, हाँ तो यहाँ पर x-4 नॉट, ये तो पहला कंडीशन हम लोग का हो गया। x-4 ये चीज, ये क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, x ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये चीज आ गया। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब x-4 नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ से x नॉट इक्वल टू 4 इधर जाकर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो कंडीशन यहाँ से मिला हम लोग का, एक तो x ग्रेटर देन 4 और दूसरा x नॉट इक्वल टू 5। तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, 4 ग्रेटर देन 4, तो 4 से 5 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर यूनियन, फिर 5 से बड़ा, 5 से इन्फिनिटी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और -5 को यहाँ से माइनस कर दो, 5 को माइनस कर दो, मतलब -5 नहीं 5, ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे समझ में आया, पहला चीज तो देखो 1/a के टर्म में था, तो 1/a के लिए इस चीज को डिफाइन होना पड़ेगा। इस चीज को डिफाइन होने के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1। तो a ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर ln है तो e का काम तो b, मतलब e ग्रेटर देन 0 भी हो गया और e नॉट इक्वल टू 1 भी हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब बात आ रहा है कि a का, तो a के लिए हम लोग क्या करना है, x-4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए x-4 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। x-4 नॉट इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू, तो फिर यहाँ से
नॉट इक्वल टू 5 लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड डोमेन ऑफ ln। अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना, ये फैक्टोरियल पार्ट ऑफ है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो अब देखो, अब इसमें बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे हम लोग। तो बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो ये चेक करेंगे कि पहला ln को कोई दिक्कत है क्या। तो ln को तो कोई दिक्कत नहीं है। ln को दिक्कत क्या है कि ये जो चीज है, मतलब कि फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ln अगर मान लो a है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ln है तो e तो ठीक है, e जो b का काम कर रहा है वो तो b ग्रेटर देन 0 होगा और b नॉट इक्वल टू, वो तो सेटिस्फाइड है। बस यहाँ पर एक चीज यही होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? अब ये चीज हम लोग जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़े थे, फैक्टोरियल पार्ट ऑफ x जब पढ़े थे, उस टाइम बताया गया था कि x अगर यहाँ पर इंटीजर कोई वैल्यू हो जाए तो पहले चीज ये बताया गया था, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो और कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू होता है? 0 से 1 के बीच में होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज और बताया गया था कि जब ये x का वैल्यू अगर कोई इंटीजर हो जाए तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होता है? 0 हो जाता है। तो हम लोग को सब वो वैल्यू चलेगा, पहला x ग्रेटर देन 0 करने के लिए, मतलब कि x हम लोग का ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तो चलो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन पे वो हमेशा क्या होता है? 0 हो जाएगा। ग्राफ क्या बताया गया था? ग्राफ ऐसा ही ना था कि 1 नहीं होना था, 0 आंसर हो रहा था। ठीक है, और 0 के बीच में हो रहा था। तो चलो ये सब तो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन, हम लोग का आंसर क्या चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो 0 कब आता है? जब ये वैल्यू x इंटीजर होगा। तो बताया गया था उस टाइम भी, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वैल्यू 0 होगा x का जब x हमेशा इंटीजर कोई भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इसका इंटीजर वैल्यू हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इंटीजर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो x नॉट इक्वल टू इंटीजर, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा रियल नंबर माइनस इंटीजर, इस फॉर्म में लिखेंगे। x बिलोंग्स टू रियल माइनस इंटीजर, यही हम लोग का आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, फाइंड डोमेन ऑफ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट करो मेरे को कमेंट बॉक्स में। फाइंड डोमेन ऑफ, आप देखो ये ln x अंदर है और इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना, तो अब देखो, अब पहले बाहर वाले से पूछा गया कि इसको कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, सबसे पहले इस बाउंड्री से पूछा गया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को, तो उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। इसका तो डोमेन अंदर के वैल्यू को तो कुछ भी रख सकते हैं ना, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका रियल नंबर होगा। तब अंदर गए ln x, तो ln x बोला है कि मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? इसको आंसर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो, फाइंड डोमेन ऑफ दिस वन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना अभी आप लोग को। x माइनस मॉड x, तो इसके लिए क्या होगा? x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये चीज होगा, यानी कि इसके आगे एक लाइन और लिखे हम लोग, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। ठीक है, अब बस यहीं पे सोच लेना है। इसका डोमेन निकालने के लिए अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यहाँ से सॉल्व किए तो ये आया। अब यहीं से समझ लो इसको, यहाँ पर देखना क्या लिख रहा हूं मैं, इफ x इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, फिर x इक्वल टू 0 और फिर x इक्वल टू नेगेटिव। 3 कंडीशन हो सकता है यहाँ पर x का। अब देखो, x में पॉजिटिव में कोई सा वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 2 लिए तो इधर भी 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेसिक क्लास में बताया गया था 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये बात
सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बेसिक क्लास में इसीलिए वो सब पढ़ाया गया था क्योंकि उसका देखो अब यहाँ पर यूज आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पर मैं बताया था 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो बात सही है। इसी तरह 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0, अगर 0 पुट कर रहा हूँ मैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात सही है। लेकिन मैं मान लो कि यहाँ पर निगेटिव कुछ भी पुट कर रहा हूँ, जैसे कि -5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर -5 पुट करूंगा तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बोलो कि -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा क्या, ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब x पॉजिटिव ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, सेटिस्फाइड कर रहा है, ओके, ठीक है ना। निगेटिव भी लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके है। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, x निगेटिव हो जा रहा है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव हटाकर बाकी कोई सा वैल्यू लेंगे तो हम लोग का चलेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे फिर, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखो कहां से कहां तक, 0 भी चलेगा क्या, हाँ 0 भी चलेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। कोई बुक में अगर ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। कोई बुक में अगर ऐसे न लिखकर थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखा है, कैसे, रियल प्लस, ठीक है, और ऐसे, तभी चलेगा। इसका मतलब क्या हो अभी समझाऊंगा। या फिर किसी बुक में अगर ऐसे लिखा हो, रियल माइनस रियल निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव रियल नंबर, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो समझ में आ गया होगा कि 0 से इन्फिनिटी तक सब नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव वाला वैल्यू नहीं चाहिए। निगेटिव वाला वैल्यू मतलब कि अगर 0 यहाँ पर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर का वैल्यू निगेटिव होता है, हम लोग को पता है, और इधर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, हमको पता है। अब देखो, अब रियल प्लस का मतलब ये होता है ना कि 0 छोड़कर इधर का सब वैल्यू रियल प्लस होता है, और 0 छोड़कर इधर का सब वैल्यू क्या होता है, रियल माइनस होता है, ठीक है, और रियल में सब आता है। तो अगर इसी चीज को मैं लिख दूं रियल प्लस, तो रियल प्लस में सब पॉजिटिव तो आ ही गया, पॉजिटिव रियल नंबर, और उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिया, मतलब कि 0 भी इंक्लूड हो गया, तो ये भी आंसर हो गया, जितना ये था उतना ही ये भी हो गया। या फिर पूरे रियल में से मैं रियल माइनस को हटा दिया, तो रियल माइनस को जब हटाया तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर का सब नंबर हट गया, वो भी तो आंसर हो सकता है ना। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, सब फॉर्म सही है, ये नहीं कि एक यही हम लोग दिमाग में रखे हैं और ऐसा कुछ दे दिया क्वेश्चन आंसर अगर एग्जाम में, या कोई सा भी ऑप्शन इस फॉर्म में दे दिया तो हम लोग उसको गलत करके ना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट देखो, फाइंड डोमेन ऑफ दिस वन, ये देखो फिर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना है। इसमें देखो अब ये चीज होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 1/a के फॉर्म में है, तो सबसे पहले ये तो अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन कब होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि ये फिर क्या बोला है कि a अपने आप में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये अगर 0 हो गया तो फिर ये 1/0 ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड x माइनस एक्स केवल ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये बात समझ में आया क्या, मॉड x माइनस एक्स को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना लिखकर ग्रेटर देन 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर सिर्फ ऐसे होता, ठीक है, इसका डोमेन निकालना होता तो हम लोग फटाक से लिखते x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये 1/, है, ठीक है, क्या है 1/, है, तो 1/, समथिंग, तो ये चीज अगर अंदर का चीज इक्वल टू 0 होगा तो फाइनली 1/0 भी अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए ये चीज को 0 भी नहीं होने देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था ना, अभी इस क्वेश्चन में ऐसे था तो हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वल टू लेकर चले हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि 0 के इक्वल ये चीज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब मॉड x ग्रेटर देन एक्स, ठीक है ना, मॉड x ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। अब बताओ कि ये कब डिफाइन होगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा, पहला कंडीशन x क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड कंडीशन बोल दिया जाए x इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन क्या बोल दिया जाए x इक्वल टू निगेटिव। अब बताओ ये कब डिफाइन होगा, अगर बोले x पॉजिटिव तो सही है क्या, तो देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव बोले जैसे कोई सा वैल्यू 2, तो 2 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 2 सही है क्या, नहीं ये बात गलत है। 2 ग्रेटर देन 2 कभी होगा क्या, नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 गलत है क्या, एकदम गलत है, आई बात समझ में। अब देखो अब निगेटिव में कोई सा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि -2 ले लिए, तो -2 का मॉड ग्रेटर देन -2, तो -2 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 ग्रेटर देन -2, ये बात सही है क्या,
एकदम सही है। यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूँ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये बात सही है, लेकिन 2 ग्रेटर देन 2 ये बोलना तो गलत है ना, इसीलिए 2 ग्रेटर देन 2 ये गलत है, 0 ग्रेटर देन 0 गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव वाला वैल्यू ले लिए -2 मॉड में, ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो यहाँ से निकला बाहर, तो ये 2 पॉजिटिव हो गया मॉड के कारण, और यहाँ -2, तो ये बात तो सही है, 2 ग्रेटर देन -2 ये बात सही है, यानी कि बस थर्ड पॉइंट ही सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 का मॉड भी तो 2 ही रहेगा ना, 0 का मॉड भी तो 0 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आया। तो यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल निगेटिव, 0 भी नहीं होगा तो रियल निगेटिव। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या x बिलोंग्स टू क्या, -∞ टू 0, और 0 को इंक्लूड मत करो, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा सब क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, आप लोग खुद से एक बार बनाओ, और कोई दिक्कत है तो जरूर मेरे से पूछो। ये 2 क्वेश्चन फिर होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से अच्छे तरह से बनाओ, और एक बार में बनाओ। कोई भी डाउट, जितना हम लोग पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं करना है, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट फ्लक्चुएट किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना समझे हो उसी समझ से बनाना है, जबरदस्ती आंसर लाने की जरूरत नहीं है, जो समझे हो वही आंसर दो। मुझे ये चेक करना है कि आप लोग समझ रहे हो या नहीं, होमवर्क देने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बनाकर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो का कंटेंट, क्वेश्चन का वैरायटी ये सब अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।